बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से हम एवोल्यूशन का दूसरा पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवरऑल ये हमारा आज लेक्चर नंबर 50 है और इंशाल्लाह ये इस सिलेबस का आखिरी लेक्चर आज साबित होगा। इंशाल्लाह ये सिलेबस आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में एवोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। एवोल्यूशन के हवाले से जो टॉपिक्स पीएमसी ने अपने सिलेबस में इंक्लूड किए हैं 2022 के अंदर, तो उनके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। कुछ टॉपिक्स हम कल कवर कर चुके हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, और उसको हमने कंपेयर किया था स्पेशल क्रिएशन के साथ, और इसके साथ साथ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की जो थ्योरी है जिसे लेमार्किज्म कहा जाता है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डार्विनिज्म का आइडिया भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था कल, और डार्विन ने किस तरह से ये थ्योरी कंसीव की थी, ये सारी डिटेल आपको बताई थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा ये जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बाद जो एविडेंसेस सामने आए, जिनकी बुनियाद पर हम डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इन एविडेंसेस को एक्चुअली इंक्लूड किया जाता है न्यो डार्विनिज्म के अंदर। यानी इनमें से कुछ एविडेंसेस ऐसे थे जो कि डार्विन ने खुद प्रोवाइड किए थे, लेकिन बाद में रफ्ता रफ्ता जैसे बायोलॉजी के अंदर प्रोग्रेस होती गई तो मज़ीद कुछ एविडेंसेस सामने आए। तो ये एविडेंसेस क्या हैं और न्यो डार्विनिज्म में इनको क्यों इंक्लूड किया जाता है, इनके हवाले से आज बात होगी डिटेल के साथ। और इसके साथ साथ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ये भी एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में इसको कंसिडर किया जाता है, इसको भी हम डिटेल के साथ आज कवर करेंगे जी। तो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, इनका ताल्लुक जैसे मैंने आपको बताया कि ये न्यो डार्विनिज्म के साथ होगा। देखो, जो न्यो डार्विनिज्म इसका आइडिया ये है कि डार्विन ने जब अपना कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया था तो उस वक्त अभी बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी, और बायोलॉजी में स्पेशली इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि इनहेरिटेंस कैसे होती है वो क्लियर नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स की जेनेटिक बेसिस क्या होती हैं ये बिल्कुल बात वाजे नहीं थी। लेकिन बाद में 1920s और 1930s के दौरान जब ये जेनेटिक्स के प्रिंसिपल वर्कआउट हो चुके थे और म्यूटेशंस और इस तरह के आइडियाज़, माइटोसिस, मियोसिस, ये ऐसी चीज़ें सब वर्कआउट हो चुकी थी, तो उस वक्त बायोलॉजी की दीगर ब्रांचेस के अंदर भी काफ़ी एडवांसमेंट हो गई। तो यूँ एक इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, स्पेशली पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इसके साथ साथ डार्विनिज्म का जो बुनियादी आइडिया है, इन दोनों को साइंटिस्ट ने मर्ज किया और एक न्यू थ्योरी कंपोज की जिसको न्यो डार्विनिज्म कहा जाता है, या इसको थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, या इसको सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है। सो दिस थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसके मुताबिक डार्विनिज्म का जो बुनियादी आइडिया है, अंडर द लाइट ऑफ मॉडर्न डिस्कवरीज ऑफ द बायोलॉजी, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। यानी बुनियादी आइडिया वही डार्विन का है, लेकिन उसको सपोर्ट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ सर्टेन इंडिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द बायोलॉजी। और वो इंडिकेशंस जो डार्विन के इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं, उन इंडिकेशंस को ही दरअसल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। तो इन एविडेंसेस में से ये जो सबूत हैं एवोल्यूशन के, जो सपोर्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन को, इनमें से चंद एक का जिक्र डार्विन ने भी किया हुआ है। जैसे डार्विन ने बायोजियोग्राफी के हवाले से कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की थी। जैसे उसने ये ऑब्जर्व किया था कि साउथ अमेरिका के अंदर जो पाई जाने वाली स्पीशीज़ है वो डिस्टिंक्ट हैं अपने अक्रेंस के हवाले से, वो किसी और इलाके में मौजूद नहीं है। तो ये इस तरह का कुछ आइडिया उसने बायोजियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया था। लेकिन और इसके अलावा कुछ फॉसिल रिकॉर्ड भी उसने कलेक्ट किया था। तो फॉसिल रिकॉर्ड से जो एविडेंसेस हैं, यानी पैलियोंटोलॉजी फॉसिल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। फिर बाद में कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन दीगर फील्ड से भी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन वर्कआउट हुए। तो इन तमाम फील्ड से हासिल शुदा
जो पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर एवोल्यूशन सपोर्ट हो रही है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये सब चीज़ें इस थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस में इंक्लूड होती हैं, न्यू डार्विनिज्म के अंदर इंक्लूड होती हैं। अच्छा, बायोजियोग्राफी basically this is the branch of biology that deals with study of distribution of organism on different parts of the earth। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म आपको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे किसी खास एक्वेटिक रीजन के अंदर, कुछ ऑर्गेनिज्म आपको डेजर्टेड ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो डेजर्ट में होते हैं, कुछ माउंटेनियस एरियाज में, कुछ प्लेन एरियाज में। तो यूँ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी इंडिकेशंस नज़र आती है। मिसाल के तौर पर आर्मीडालो ये एक मैमल है, आर्मीडालो, ठीक है। तो आर्मीडालो ये जो मैमल्स हैं, आर्मीडालोस मैमल्स, दे आर ओनली फाउंड इन द साउथ अमेरिका एंड दे आर नॉट फाउंड एनी अदर प्लेस ऑन द अर्थ। तो एक ख़ास जगह पर किसी एक ख़ास स्पीशी का मौजूद होना और बाकी हिस्सों में मौजूद ना होना एवोल्यूशनिस्ट के नज़दीक ये एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। वो कहते हैं कि ये स्पीशी अगर एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर रही है और उसका मेंबर कहीं और नहीं है तो इसका मतलब है कि ये स्पीशी इवॉल्व हुई है उसी जगह पर, इसी वजह से उसके मेंबर्स दूसरी जगहों पर नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये स्पेशली क्रिएट हुई होती तो फिर तो इसकी अकरेंस हर जगह पर होती, लेकिन चूंकि ये एक ही जगह पर ये ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसी जगह पर अराइज हुआ है। और फिर उस जगह के जो फॉसिल्स हैं उनके साथ इनकी रिजेम्बलेंस भी दिखाई देती है। तो इस बुनियाद पर ये आइडिया डेवलप किया जा रहा है कि ये एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप एवोल्यूशन को सपोर्ट कर सकते हैं जो कि बायोजियोग्राफी से रिलेटेड है। अच्छा, उसके बाद फिर पेलेंटोलॉजी से बड़े वाजे सपोर्टिव एविडेंसेस हमें मिलते हैं जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। मसलन उसमें ओल्डेस्ट फॉसिल जो कि अर्थ के ऊपर सबसे पहले अराइज हुआ होगा शायद उस ऑर्गेनिज्म का हो, या ये भी मुमकिन है कि इससे भी पुराने जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास अभी दस्तियाब ही नहीं है, वो फॉसिल में ट्रांसफॉर्म ना हो पाए हों। क्योंकि देखो फॉसिल जो होता है वो एक रिमेन होता है ओल्ड ऑर्गेनिज्म का, जो बहुत लाखों करोड़ों साल पहले ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पर मौजूद थे और उनकी डेथ हुई और डेड बॉडी उनकी डिकम्पोज नहीं हो पाई और वो फॉसिल में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो जितना कोई फॉसिल ज़्यादा पुराना होगा तो उसके बारे में अज्यूम किया जाएगा कि ये उतना पहले अर्थ के ऊपर अराइज हुआ था। तो इस वजह से ये आइडिया डेवलप किया जाता है कि हमारे पास जो ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है वो दरअसल बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोट है। इससे पुराना फॉसिल किसी यूकैरियोट का अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। इस वजह से हम ये समझने पर मजबूर हैं कि शायद जो पहली फॉर्म्स होंगी वो प्रोकैरियोटिक होंगी। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा यूकैरियोटिक फॉसिल डिस्कवर हो जाता है जिसकी एज इससे भी ज़्यादा पुरानी हो तो ये आइडिया डिस्कार्ड हो जाएगा। बहरहाल अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक जो ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है वो प्रोकैरियोट का है। फिर इसी तरह से फॉसिल रिकॉर्ड से हमें एक और चीज़ का पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करें, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी ओल्डेस्ट से लेटेस्ट अगर सीक्वेंस इनका अरेंज करें तो हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड वर्टिब्रेट्स का मिलता है उसमें फ़िश के फॉसिल्स ओल्डेस्ट हैं, एम्फीबियंस के फॉसिल्स उनसे लेटेस्ट हैं। किसी एम्फीबियन का फॉसिल फ़िश के फॉसिल से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये अगर आप इसको कोरिलेट करें इनके सिस्टम्स के साथ तो फ़िश के सिस्टम एम्फीबियंस के सिस्टम्स के मुकाबले में सिंपलर है, एम्फीबियंस के सिस्टम्स थोड़े से एडवांस हैं फ़िश के मुकाबले में। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है या अज्यूम किया जाता है कि शायद एम्फीबियंस फ़िश से ओरिजिनेट हुए होंगे। रेप्टाइल्स ऑन द अदर हैंड इनका जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो एम्फीबियंस से लेटेस्ट है और रेप्टाइल्स के सिस्टम्स एम्फीबियन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इस वजह से ये अज्यूम किया जाता है कि शायद रेप्टाइल्स एम्फीबियन से अराइज हुए हैं। और उसके बाद अगर हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है तो वो मैमल्स का फॉसिल रिकॉर्ड है।
यानी मैमल्स बर्ड से पहले इवॉल्व हुए अर्थ के ऊपर, और इनका एवोल्यूशन भी रेप्टाइल से मिलता है, क्योंकि कुछ बीच में ऐसे ऑर्गेनिजम्स दरियाफ्त हुए हैं जो कि रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान एक लिंक का काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक एनिमल है वेरानॉप। तो ये जो वेरानॉप है, इसके बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि शायद ये कोई फर्स्ट मैमल होगा, या ये एक लिंक होगा बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स। तो वेरानॉप इट इज अज्यूम टू बी द फर्स्ट मैमल। ये फॉसिल रिकॉर्ड से हमें ये चीज़ मिली है वेरानॉप, और ये फर्स्ट मैमल के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट मैमल, और इट इज सपोज टू बी अ लिंक बिटवीन मैमल्स एंड द रेप्टाइल्स। अच्छा इसके मुकाबले में बर्ड्स को देखा जाए तो बर्ड्स का फॉसिल रिकॉर्ड मैमल से भी ज़्यादा लेटेस्ट है, लेकिन बर्ड्स की बाज़ कैरेक्टरिस्टिक्स भी रेप्टाइल्स के साथ डायरेक्ट मिलती हैं, और अज्यूम किया जाता है कि बर्ड्स डायरेक्टली मैमल्स से अराइज होने के बजाय रेप्टाइल से ही अराइज हुए हैं। और बर्ड्स में जो फर्स्ट बर्ड, जिस बर्ड को अज्यूम किया जाता है, वो है आर्चियोप्टेरिक्स। सो ये आर्चियोप्टेरिक्स ये भी एक किस्म का कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स। तो आर्चियोप्टेरिक्स ये रेप्टाइलियन लीनिएज, जैसे डायनासोर्स कहा जाता है, उनसे ये अराइज हुए हैं, डायनासोर्स से। तो डायनासोर्स ये बेसिकली रेप्टाइल्स थे, तो बर्ड्स के बारे में अज्यूम किया जाता है कि ये डायनासोर्स की लीनिएज से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से अराइज हुए होंगे ड्यू टू सर्टेन रिजेम्बलेंसेज। और जबकि मैमल्स, जिस तरह पहला मैमल आपको वेरानॉप बताया, लाइक फर्स्ट बर्ड इज़ द आर्चियोप्टेरिक्स, तो इसी तरह से फर्स्ट मैमल, जैसे मैंने बताया कि ये वेरानॉप है, और रेप्टाइलियन ग्रुप से इसका ओरिजिन हमें दिखाई देता है फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक, और वो रेप्टाइलियन ग्रुप है कोटिलोसॉर्स। सो ये कोटिलोसॉर्स ये भी बेसिकली रेप्टाइल्स थे, और इनसे मैमल्स ओरिजिनेट हुए। तो इस तरह से आप अगर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर तमाम वर्टिब्रेट फॉसिल्स को अरेंज करें तो ये आपको पैटर्न दिखाई देता है, और ये पैटर्न आपको इनके सिस्टम्स के साथ कोरिलेट होता हुआ भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये एवोल्यूशन के तहत ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, इसी तरह से फॉसिल रिकॉर्ड के ज़रिए हमें बाज़-औक़ात किसी पर्टिकुलर स्पीशी का ओरिजिन भी पता चलता है। जैसे अगर आप मॉडर्न हॉर्सेस को देखें, ये जो मॉडर्न हॉर्सेस होते हैं, मॉडर्न हॉर्सेस, इसका नाम है एक्वस। ठीक है, मॉडर्न हॉर्स। सो इस मॉडर्न हॉर्स का साइंटिफिक नेम है एक्वस। सो ये जो एक्वस है, दिस एक्वस हैज़ बिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रिमिटिव हॉर्सेस, जो कि फॉसिल रिकॉर्ड में हमें पता चलते हैं। यानी इन हॉर्सेस में जो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है वो 4 टोज पर मुश्तमिल उनके फीट होते थे। उनकी फीट के अंदर 4 टोज मौजूद होती थी, 4 टोज। और फिर 4 टोज के मुकाबले में उनके अंदर चेंजेस आई, और बाद में जो हॉर्सेस की टाइप्स अराइज हुई उनमें ये 4 टोज रिड्यूस होकर 3 टोज में कन्वर्ट हो गई, और 3 टोज ये फिर फर्दर रिड्यूस हुई, और इस तरह से ये 3 टोज से फिर ये जो हूफ्ड हॉर्सेस हैं, जिनके फुट के अंदर हूफ बना हुआ है बजाय टोज मौजूद होने के, जो इनकी सेंट्रल टो थी, तो इन 3 टोज में से सेंट्रल टो वो इनलार्ज होती गई एंड इट बिकम हूफ। हूफ कहते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को। आप अगर आजकल घोड़ों के पैरों में देखें तो वहाँ पर आपको डिजिट्स के बजाय, टोज के बजाय आपको वहाँ पर यूँ इस तरह कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड हूफ। तो ये हूफ्ड हॉर्सेस जो मॉडर्न हॉर्सेस हैं ये अराइज हुए। तो इसमें ये जो हूफ डेवलप हुआ है वो दरअसल सेंट्रल टो से अराइज हुआ है। अब ये हमें फॉसिल रिकॉर्ड से इन मॉडर्न हॉर्सेस का ओरिजिन दिखाई दे रहा है कि आप अगर ये सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद ये रफ्ता रफ्ता इनके अंदर चेंजेस आती गई हैं, और उन चेंजेस के नतीजे में ये जो मॉडर्न हॉर्सेस हैं डेवलप हुए हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स कोट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एवोल्यूशन फ्रॉम द पैलियोंटोलॉजी या फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड।
अच्छा, फिर उसके बाद एक और आप चीज़ देखिए, दैट इज़ कॉल्ड द कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी से अगर आप एविडेंसेस तलाश करें, कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या होगा? कंपैरेटिव एनाटॉमी से मतलब ये होता है कि अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हुए स्टडी करें, दिस काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर in comparison to different species, this is called comparative anatomy. So इस comparative anatomy के दौरान, इस comparative anatomy की स्टडी के दौरान हमें कुछ ऐसे organs का पता चलता है in different species जो कि इनकी evolutionary product होने का पता बताते हैं। मसलन दो तरह के organs हमें नजर आते हैं, one of them are called analogous and other are homologous। दरअसल analogous organs उन organs को कहा जाता है जिनमें स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस होंगे, बट फंक्शनली दोज ऑर्गन्स आर एडॉप्टिव फॉर द सेम फंक्शन। डिफरेंट स्पीशी के ऐसे ऑर्गन्स विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली दे आर एडॉप्टिव टू द सेम फंक्शन, दे आर कॉल्ड एनालॉगस। और होमोलोगस ऑर्गन्स इसके अपोजिट हैं, दे आर स्ट्रक्चरली अलाइक बट फंक्शनली दे आर एडॉप्टिव फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। सो ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है वो होमोलोगस है, और वो स्ट्रक्चर्स, वो ऑर्गन्स जिनमें फंक्शनल सिमिलैरिटी है वो एनालोगस हैं। तो इसका मतलब है कि होमोलोगस हो या एनालोगस हो, दोनों में आपको सिमिलैरिटीज ज़रूर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो सिमिलैरिटीज होती है ना, जिनको हमने फंक्शनल सिमिलैरिटीज कहा है कि किसी एक कॉमन पर्पस के लिए वो अपने ऑर्गन्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, ये सिमिलैरिटीज कहलाती हैं एनालॉजी। और एनालॉजीज टाइप की जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि इनमें जो इनके ऑर्गन्स कॉमन फंक्शन के लिए अडॉप्ट हुए हैं, उसका रीज़न ये होगा कि बेसिकली ये जो स्पीशीज़ हैं दे हैव बिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट एंसेस्टर्स। मिसाल के तौर पर यूँ डिफरेंट हैबिटेट्स पर कोई दो डिफरेंट स्पीशीज़ पहले किसी ज़माने में मौजूद होंगी और उसके मेंबर्स माइग्रेट करके किसी कॉमन हैबिटेट के ऊपर कॉलोनाइज हुए होंगे। जैसे ये ब्लू कलर के जो इंडिविजुअल्स हैं ये ए स्पीशी के मेंबर्स हैं और ये माइग्रेट करके एक हैबिटेट पर कॉलोनाइज हो गए, और ये रेड वाले जो बी स्पीशी के मेंबर्स हैं ये भी माइग्रेट करके उसी हैबिटेट पर कॉलोनाइज हो गए। अब बुनियादी तौर पर चूँकि ये डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स थे और एक हैबिटेट के ऊपर ये अडॉप्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर किसी इन्वायरमेंटल नेसेसिटी की वजह से ये अपने ऑर्गन्स को किसी कॉमन फंक्शन के लिए अडॉप्ट करने लग गए, और रफ्ता रफ्ता इनके अंदर ये अडाप्टेशंस जमा होती गई, यहाँ तक कि ये जो ब्लू इंडिविजुअल्स हैं ये अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से इस हद तक मुख्तलिफ हो गए कि एक अलग स्पीशी के तौर पर अब रिकग्नाइज होने लगे हैं। और सिमिलरली ये जो रेड वाले हैं ये अपनी ओरिजिनल एंसेस्टर स्पीशी से इस हद तक मुख्तलिफ हो गए कि एक न्यू स्पीशी के तौर पर अब ये रिकग्नाइज हो रहे हैं। अब ये जो दो स्पीशीज़ एक ही हैबिटेट के ऊपर मौजूद हैं, ये दोनों स्पीशीज़ डिफरेंट एंसेस्टर से अराइज हुई होंगी, और लेकिन जब आप इनके ऑर्गन्स को स्टडी करेंगे तो ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स में तो वाज़े डिफरेंस मौजूद होगा, लेकिन फंक्शनली वो स्ट्रक्चर्स किसी एक ही फंक्शन के लिए अडॉप्ट कर चुके होंगे। सो इस तरह से ये फंक्शनल सिमिलैरिटीज इनके अंदर डेवलप हुई हैं, और इस तरह की फंक्शनल सिमिलैरिटीज को एनालॉजी कहा जाता है। और एनालॉजी हमें ये बताती है कि ये डिफरेंट एंसेस्ट्री की वजह से ये सिमिलैरिटी इनके अंदर आई होगी। तो ये डिफरेंट एंसेस्टर से अगर कोई स्पीशीज एक कॉमन हैबिटेट के ऊपर ओरिजिनेट हो, सो दिस काइंड ऑफ मोड ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। असल में एवोल्यूशन के डिफरेंट मॉडल्स बने हुए, जैसे एक मॉडल है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, उसको हम यूं बयान करते हैं कि ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर। जैसे ये दो डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं, उनसे दो डिफरेंट स्पीशीज का अराइज होना एट अ कॉमन हैबिटेट। The origin of different species from different ancestors at a common habitat is called the convergent evolution। और analogies आपको convergent evolution के नतीजे में डेवलप होने वाली स्पीशीज़ में आपको एनालॉजीज दिखाई देंगी, और जहां एनालॉजीज दिखाई देंगी वहां पर ऑर्गन्स एनालोगस ऑर्गन्स कहलाएंगे, जिनके अंदर आपको कौन सी सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही होंगी? फंक्शनल सिमिलैरिटीज, लेकिन स्ट्रक्चरली वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होंगे। बिल्कुल इसी तरह से होमोलोगस ऑर्गन्स जिनके बारे में ये कहा है कि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं बट फंक्शनली डिफरेंट, तो असल में ये जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हैं इनको कहा जाता है होमोलॉजी। तो होमोलॉजी ये
किस किस्म की सिमिलैरिटी है? स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हमेशा उस सूरत में मुमकिन होती है कि अगर एक कॉमन इंसेस्टर से कोई डिफरेंट स्पीशीज अराइज हुई हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक जगह पर कोई एक स्पीशी रहती थी और उसके कुछ मेंबर्स माइग्रेट करके डिफरेंट हैबिटेट्स के ऊपर कॉलोनाइज हो जाते हैं और उनके दरमियान इनफ ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है, बहुत फासला उनके दरमियान हाइल हो जाता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गन्स को अडॉप्ट कर लेंगे। लिहाजा इन काफ़ी जनरेशन्स गुजरने के बाद जब ये अलग अलग स्पीशीज़ में इवॉल्व होंगे तो आप इन स्पीशीज़ के ऑर्गन्स को जब कंपेयर करेंगे तो वो ऑर्गन्स आपको स्ट्रक्चरली तो सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन फंक्शनली वो बहुत मुख्तलिफ हो गए होंगे कि इस स्पीशी ने अपने उन ऑर्गन्स को किसी और काम में इंगेज कर लिया होगा और इन मेंबर्स ने अपने उन ऑर्गन्स को किसी और काम में इंगेज कर लिया होगा। यूं फंक्शनली तो ये डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन स्ट्रक्चरली सिमिलर रहेंगे। तो इस किस्म का जो मॉडल ऑफ एवोल्यूशन है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिन होता है एट डिफरेंट हैबिटेट्स बट दे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, the origin of different species from common ancestor at different habitats, this is called as the divergent evolution। और जबकि इसका रिवर्स मैंने क्या बताया था कि origin of different species from different ancestors at a common habitat, यहाँ पर different habitat है, यहाँ पर common habitat, यहाँ पर ancestor common है, यहाँ पर ancestor different है। तो इन आइडियाज़ के ऊपर ये जो अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं एवोल्यूशन में से जब एमडी कैट में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है। अक्सर क्वेश्चन आपको इन आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड नज़र आएंगे। तो आपने ये जितने भी आइडियाज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किए इनको अच्छी तरह से ग्रिप करें ताकि यहाँ से कोई भी एमसीक्यू राइज हो तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पर देखो जब हम ये एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स की बात कर रहे होते हैं तो हमें एग्जाम्पल्स भी पता होनी चाहिए। तो उन एग्जाम्पल्स में मिसाल के तौर पर जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कोट की हैं। जैसे आप डॉल्फिन का ये आप देख रहे हैं जो उसका डॉल्फिन का फ्लिपर है, इसके साथ साथ आप ह्यूमन आर्म देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये बैट विंग और बर्ड विंग। तो इनका स्ट्रक्चरल प्लान बिल्कुल एक ही जैसा है। ओवरऑल शेप में फ़र्क हो सकता है, बोन की शेप में फ़र्क हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम स्केलेटल एलिमेंट्स आर फाउंड इन ऑल दीज लिम्स। लेकिन फंक्शनली ये तमाम के तमाम जो लिम्स हैं डिफरेंट फंक्शंस के साथ एडॉप्टिव हैं। तो अगर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली सेम तो इसका मतलब है ये क्या है, दे आर एक्चुअली होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह से अगर आप ये बर्ड के विंग को इंसेक्ट के विंग से कंपेयर करेंगे तो ये एनालोगस कहलाएंगे। तो आपको यहाँ पे ना ये एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, इन एग्जांपल्स को आपने याद रखना है। मिसाल के तौर पर जैसे ये आप देखिए, ये तो होमोलॉजी से रिलेटेड है कि होमोलॉजी रेफर्स टू, तो मैंने अभी समझाया आपको कि दीज आर डिफरेंसेस ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री या सिमिलैरिटीज़। तो मैंने अभी कहा था कि ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं, दे आर नॉट डिफरेंसेस, इस वजह से इन दोनों को हम डिस्कार्ड करेंगे। दीज आर सिमिलैरिटीज़ ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री या सिमिलैरिटीज़ ड्यू टू डिफरेंट एंसेस्ट्री। तो ये होमोलॉजी क्या होती है, इसमें कॉमन एंसेस्टर इन्वॉल्व होते हैं या डिफरेंट एंसेस्टर? तो आपको अभी बताया कॉमन एंसेस्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। सिमिलैरिटीज ड्यू टू कॉमन एंसेस्ट्री इज कॉल्ड द होमोलॉजी। यानी जब कॉमन एंसेस्ट्री इन्वॉल्व हो तो एवोल्यूशन किस किस्म की बनेगी, डाइवर्जेंट, और जब डिफरेंट एंसेस्ट्री इन्वॉल्व हो तो एवोल्यूशन कन्वर्जेंट टाइप की एवोल्यूशन बन जाती है। सो द राइट आंसर इज द सी। अच्छा, सिंगल स्पीशी इवॉल्व इनटू सेवरल स्पीशीज which occupy the different habitats, which one of the following describes this evolutionary process? तो देखो एक स्पीशी यानी कॉमन एंसेस्टर है, डिफरेंट स्पीशीज से राइज हो रही है डिफरेंट हैबिटेट के ऊपर। तो ये सारी इंडिकेशंस किस तरफ है, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? तो एक्चुअली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो दिस काइंड ऑफ evolutionary process is called divergent evolutionary process. So therefore B is the correct one. ठीक है जी। एक और चीज़ आप देखिए कि कुछ जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं ना, सम ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन्स वो किसी एंसेस्ट्रल फॉर्म के अंदर फंक्शनल होते हैं, बट जो प्रेजेंट डे फॉर्म होती है उसके अंदर वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। वो होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स
तो बहुत सारे ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। इवन हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर फाउंड, 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनमें से आपने कुछ एग्जांपल्स देखी होंगी। मिसाल के तौर पर जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स में ये ईयर मसल्स हैं, हमारे ईयर मसल्स, तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की एग्जांपल्स में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा ये वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, अपेंडिक्स जी। और इसी तरह से कोक्सीजियल वर्टिब्री, कोक्सीजियल वर्टिब्री, तो ये इस तरह की चंद एक एग्जांपल आपके सामने। and approximately 90 vestigial organs have been discovered in human body. So vestigial organs are those that are functional in the ancestral form, but they are non-functional in present day form. ठीक है, ये evolutionist के मुताबिक हैं, but as far as human origin is concerned, being a creationist, I believe that human is a special creation product. ठीक है, तो उसमें जो स्पेशली चीज़ क्रिएट हुई हो, उसकी बॉडी के अंदर भी जो पार्ट्स मौजूद होंगे, उनका डेफिनेट कोई ना कोई रोल ज़रूर मौजूद होगा। और वो अलग बात है कि वो रोल आपको जल्द समझ में आ जाए या वो रोल आगे चलकर आपको समझ में आए, लेकिन जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने क्रिएट की है तो उसका कोई ना कोई पर्पज़ मौजूद है। अच्छा, तो इसमें आप देखिए जैसे यूस्टेचिन ट्यूब इन द ह्यूमन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो ये यूस्टेचिन ट्यूब, यहाँ पर इस सवाल को हल करने से पहले हम एक और एविडेंस भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, और वो एविडेंस होता है एविडेंस फ्रॉम द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एक और, जैसे ये आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी से एक एविडेंस एक्सप्लेन किया था, सिमिलरली अनदर एविडेंस फ्रॉम द कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। देखो, जब आप डिफरेंट स्पीशीज़ की एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को स्टडी करते हैं, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे तमाम कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड का मौजूद होना, नोटोकॉर्ड, ये तमाम कॉर्डेट एम्ब्रियो के अंदर यूनिफॉर्मली नोटोकॉर्ड मौजूद हैं। तमाम कॉर्डेट एम्ब्रियो में आपको नोटोकॉर्ड के साथ साथ गिल पाउचेज मिलते हैं, गिल पाउचेज, या इनको फेरेंजियल पाउचेस भी कहा जाता है, गिल और फेरेंजियल पाउचेस। तो गिल पाउचेस और फेरेंजियल पाउचेस ये तमाम कॉर्डेट एम्ब्रियो में आपको दिखाई देते हैं। और इसी तरह से ये जो टेल वर्टिब्री है वो भी, और डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। सो दीज आर सम यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स ऑफ ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियो, बट लेटर ऑन these structures are transformed into different body parts। जैसे मिसाल के तौर पर गिल पाउचेज या फेरेंजियल पाउचेज, ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर ये 4 गिल पाउचेज या फेरेंजियल पाउचेज मौजूद होते हैं, which are later on transform into different body parts। जैसे इनमें से कुछ जो फेरेंजियल पाउचेज हैं, they are transformed into यूस्टेचियन ट्यूब, या इसको ऑडिटरी ट्यूब भी कहा जाता है। ये मिडल एयर कैविटी को थ्रोट के साथ ये ट्यूब कनेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड यूस्टेचिन ट्यूब। तो ये सवाल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूस्टेचिन ट्यूब इन ह्यूमन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स या गट या गिल पाउचेज या नर्व कॉर्ड। सो एक्चुअली गिल पाउचेज की ये मॉडिफिकेशन है। अच्छा, ऑल आर द होमोलोगस ऑर्गन्स एक्सेप्ट, तो आर्म ऑफ द मैन, विंग ऑफ द बैट, विंग ऑफ बटरफ्लाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट 4 लिम्ब ऑफ द हॉर्स, तो ये बाकी सारे होमोलोगस हैं, बट दिस इज नॉट होमोलोगस, तो ये एक एनालोगस है इनके साथ। ठीक है, इसी तरह से एनालोगस की भी एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है। द फ्लिपर ऑफ वेल एंड द ह्यूमन आर्म्स आर, तो ये आपस में क्या होंगे, फ्लिपर ऑफ मैन एंड द ह्यूमन आर्म्स, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली अलाइक बट फंक्शनली अडॉप्टिव फॉर डिफरेंट फंक्शंस, तो ये भी होमोलोगस हैं। अच्छा, तो ये एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, इसमें एक और एविडेंस भी आप साथ याद रखिए, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आपको बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हासिल होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
में जैसे आप जेनेटिक कोड की स्टडी करें तो जेनेटिक कोड का जो मीनिंग आपको एक ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर वही मीनिंग आपको दिखाई देगा। और इसी तरह से बाज प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है, जैसा ह्यूमन बॉडी में वैसा एनिमल्स में, प्लांट्स में, मिसाल के तौर पर जैसे साइटोक्रोम सी। तो इस तरह से आपको ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कई एक ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज मिलती हैं जो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर यकसा तौर पर मौजूद हैं। तो बहरहाल इन इंडिकेशंस की बुनियाद पर एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं कि शायद ये एवोल्यूशन के तहत सारी बायोडाइवर्सिटी अराइज हुई है। जाहिर है इसमें कोई भी चीज़ हतमी नहीं है, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता रहा था, ये जस्ट थ्योरीज हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं कि ऐसा हुआ होगा और मुमकिन है कि ऐसा ना भी हुआ हो। बहरहाल फ़िलहाल जो हमारे पास कुछ इंडिकेशंस हमारे सराउंडिंग से नज़र आ रही हैं उनकी बुनियाद पर ऐसा कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा, तो अब एक और एविडेंस आपको बताते हैं, ये जो हार्डी विनबर्ग थ्योरम या इसको कहते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी एन एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन। ये भी एक किस्म का एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है। कैसे ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है इसको हम अभी जस्टिफाई करते हैं। ये दरअसल 1908 की बात है। गॉडफ्रे हार्डी और विल्हेम विनबर्ग, ये दो लोग थे। इनमें से एक हार्डी जो था मैथमेटिशियन था, विनबर्ग फिजिशियन था, और इन दोनों ने मिलकर एक आइडिया कंसीव किया था। और उस आइडिया के मुताबिक बोथ द रेशियोज of genotypes and the frequencies of alleles remain constant from one generation to the next in sexually reproducing population provided that the other conditions are stable। देखो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। इन्होंने कहा है कि अगर कुछ कंडीशन स्टेबल हों, कुछ कंडीशन स्टेबल हों, असल में ये कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जो कि जीन फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को अल्टर करती हैं। तो अगर ये कंडीशंस स्टेबल हों तो ऐसी सूरत में जीन फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, इनके रेशोज और इनकी फ्रीक्वेंसीज ये कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इन चीज़ों के अंदर अगर चेंज नहीं आता ना, ये चीज़ कहलाती है जेनेटिक डाटा ऑफ द पॉपुलेशन। इफ द रेशियोज ऑफ जीनोटाइप्स एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील, तो ये सारा जेनेटिक डाटा है किसी भी पॉपुलेशन का। अगर इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो ऐसी सूरत में एक स्पीशी की पॉपुलेशन वो इवॉल्व कर ही नहीं सकती है। ठीक है, एवोल्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि इनके अंदर चेंजेस आएँ, तो उन चेंजेस की वजह से ही दरअसल फिर एवोल्यूशन मुमकिन है। तो अब ये हार्डी और विनबर्ग क्या कहते हैं, ज़रा इसको गौर करना आपने। ये कहते हैं कि अगर कुछ कंडीशंस नेचर में से आप उसको माइनस कर दें, वो कंडीशंस जो कि इनको अल्टर कर सकती हैं उनको माइनस कर दें, तो ऐसी सूरत में फिर ये रेशोज ऑफ जीनोटाइप एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील ये कांस्टेंट हो जाएंगी। अब वो कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी क्या हैं? कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी, तो उन कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी में रिप्रोडक्शन मस्ट बी टोटली रैंडम। ठीक है, रिप्रोडक्शन बिल्कुल रैंडम होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो जीन फ्लो। ठीक है, फिर पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज एंड देयर मस्ट बी नो म्यूटेशन एंड देयर मस्ट बी नो सिलेक्शन। ये वो कंडीशंस हैं जिनको कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी कहा जाता है। असल में इन सब का ताल्लुक किसके साथ है, इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं पहले, तब हमें ये वाली बात समझ में आएगी। जी बेटा, ये फ्रीक्वेंसी वाली बात मतलब समझ नहीं आई। ये अभी आहिस्ते से समझ में आएगी, ठहर जाओ, अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। जी बेटा, तो ये देखो, ये जितनी भी कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी हैं इनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, और साथ ये फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज और जीन फ्रीक्वेंसीज और अलील फ्रीक्वेंसी, इनका आइडिया भी पहले क्लियर करते हैं, तब हमें ये जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है ये वाज़े तौर पर समझ में आ सकेगी। देखिए, यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए पहले समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है किसी स्पीशी की, मिसाल के तौर पर जैसे ड्रोसोफिला की हमारे पास एक पॉपुलेशन है किसी जगह पर। अप्रॉक्सीमेटली 500 इंडिविजुअल्स ऑफ द ड्रोसोफिला आर फाउंड in a particular area. So this
a number of 500 individuals is called a population. पॉपुलेशन आप जानते हैं ना कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो एक ही स्पीशीज से बिलोंग करता है और एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम में मौजूद होता है. तो अगर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये 500 ड्रोसोफिला इंडिविजुअल्स मौजूद हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन. अच्छा, पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं इसको समटाइम पॉपुलेशन डेंसिटी सपोज किया जाता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज population density. Population density refers to total number of individuals in the population, such as the 500 is the population density at this time. Population density का असल कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे पर यूनिट एरिया हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर देयर. जैसे ये पॉपुलेशन है ही छोटी सी तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे. लेकिन अगर किसी जगह पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन मौजूद है तो उस बड़ी पॉपुलेशन में जो पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाएगा. ठीक है, यहां पर आमतौर पर जो सवालों में आपको पॉपुलेशंस गिवन होंगी वो चूंकि छोटी छोटी पॉपुलेशंस गिवन होंगी इस वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी आपने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अज्यूम कर लेना है. जैसे यहां पर अगर आपसे कहा जाए कि विच वन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी तो 500 इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट दिस टाइम. अदरवाइज मैंने जैसे आपको बताया ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी का जो असल कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं. अच्छा, अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी में हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पिन पॉइंट कर रहे हैं एंड दैट कैरेक्टर इज द बॉडी कलर. बॉडी कलर को हम यहाँ पे पिन पॉइंट कर रहे हैं, बॉडी कलर. तो बॉडी कलर के लिहाज से आपको दो फिनोटाइप्स यहाँ पर इस पॉपुलेशन में दिखाई गई हैं, एक ग्रे बॉडी और एक ब्लैक बॉडी. अच्छा, ग्रे बॉडी अगर हम आपको ये कह दें कि ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, दिस इज डोमिनेंट फिनोटाइप, और जबकि ब्लैक बॉडी इज रिसेसिव फिनोटाइप. और आपको साथ ये बताया गया हो कि इसमें जो डोमिनेंट फिनोटाइप है उसका टोटल नंबर है 480 और जबकि रिसेसिव फिनोटाइप का टोटल नंबर यहाँ पे 20 है. यानी आउट ऑफ 500 इंडिविजुअल्स 480 आर द डोमिनेंट फिनोटाइप्स whereas 20 आर द रिसेसिव फिनोटाइप्स. तो जो किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप का टोटल नंबर होता है किसी पॉपुलेशन के अंदर उसको कहते हैं फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी. दिस इज एक्चुअली द फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी. एक थी पॉपुलेशन डेंसिटी, अब दूसरी टर्म हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, द फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी. जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन दिस पॉपुलेशन तो कितनी डिफरेंट फिनोटाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं, जस्ट 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स. और इनमें से किसी एक फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर फिनोटाइप के कितने हैं. मसलन इसमें डोमिनेंट फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितनी है और रिसेसिव फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी कितनी है. तो आप यहां पर क्या नंबर बताएंगे, डोमिनेंट फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज 480 और जबकि रिसेसिव फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज द 20. ओके, अच्छा, उसके बाद फिर देखो यहां पर जो डोमिनेंट फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट इंडिविजुअल्स, उनका जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटरोजाइगस भी हो सकता है. फर्ज कीजिए कि ग्रे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो जीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी के साथ, और जबकि ब्लैक बॉडी के लिए जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो सिंबल है स्मॉल बी, क्योंकि ब्लैक इज रिसेसिव फिनोटाइप इस वजह से स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है और ग्रे डोमिनेंट है तो कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो जो डोमिनेंट फिनोटाइप होती है उसका जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है लाइक कैपिटल बी और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी. जबकि रिसेसिव फिनोटाइप का जीनोटाइप हमेशा ये होमोजाइगस ही होगा, हेट्रोजाइगस कभी नहीं होगा. देखो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस जीनोटाइप को क्या कहते हैं, डोमिनेंट होमोजाइगस, इसे हेट्रोजाइगस और इसे रिसेसिव होमोजाइगस. तो मैं आपसे यहां पे पूछता हूं कि हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन पॉपुलेशन, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन पॉपुलेशन. 3 different genotypes बेटे. One is the dominant homozygous genotype, the other is heterozygous genotype, and the third one is
the recessive homozygous genotype. So there are three kind of genotypes are present in this population, and if you count the total number of particular genotype, for example how many dominant homozygotes are present in this population, तो इसका number given है हमारे पास 320 out of total 500, 320 are the dominant homozygotes. तो ये आपने जो किसी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप का टोटल नंबर काउंट किया है, दिस इज नोन एज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप. अब इस जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी की तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं. नंबर वन, जैसे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगोट्स, ठीक है, ये कितने हैं? ये 320 है. इसी तरह से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, तो हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं? द हेट्रोजाइगोट्स आर 160, ठीक है, 160 आउट ऑफ 500. अच्छा, और जबकि रिसेसिव होमोजाइगोट्स कितने हैं? द रिसेसिव होमोजाइगोट्स आर अगेन जस्ट 20, और इनको समअप किया जाएगा तो आपके पास वही 500 का फिगर हासिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपने तीन किस्म की जो जीनोटाइप्स थी उनका जो स्पेसिफिक जीनोटाइप का नंबर काउंट किया है. दिस इज एक्चुअली द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. अच्छा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी आपको समझ में आ गया. अब जरा मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए यहां पर इस बॉडी कलर को कंट्रोल करने के लिए कितने डिफरेंट जीन्स या अलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं. जीन्स या अलील एक ही बात होती है ना. एक लोकस के ऊपर एक पर्टिकुलर जो फैक्टर प्रेजेंट होता है किसी कैरेक्टर के लिए, वो जीन है, और उसी लोकस पर जो उसका पार्टनर जीन होगा वो उसका अलील होगा. तो बेसिकली जीन या अलील एक ही बात है. तो हाउ मेनी डिफरेंट जीन्स और अलील्स कंट्रोल द बॉडी कलर इन दिस पॉपुलेशन? हाउ मेनी डिफरेंट जीन्स और अलील्स कंट्रोल बॉडी कलर इन दिस पॉपुलेशन? तो आंसर क्या होगा? हाउ मेनी डिफरेंट जीन्स और अलील्स कंट्रोल बॉडी कलर इन दिस पॉपुलेशन? 1, 2, 3 या 4? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो आंसर इज 2 डिफरेंट जीन्स और अलील्स विच आर फाउंड ऑन द सेम लोकस. अगर यहां पे पूछा जाए ना हाउ मेनी लोसाई कंट्रोल द बॉडी कलर इन दिस पॉपुलेशन, तो लोकस एक ही है, बट एट दैट लोकस एक्चुअली 2 अलील्स आर रिस्पॉन्सिबल, या 2 जीन्स of the same locus are actually responsible. For example, the gray, which is dominant phenotype, it is controlled by capital B, and the black, which is recessive phenotype, it is controlled by small b. So these two type of genes are responsible for body color. But if we count the total number of particular gene or particular allele, this total number of particular gene or particular allele is called the gene frequency or allele frequency. What is gene frequency? Gene या अलील फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? तो जीन और अलील फ्रीक्वेंसी, जीन और अलील फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स और अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटाइप. देखो बॉडी कलर, इसकी 2 फिनोटाइप्स हैं, ग्रे बॉडी कलर एंड द ब्लैक. तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स और अलील फॉर ग्रे बॉडी कलर या टोटल नंबर ऑफ जीन्स और अलील्स फॉर ब्लैक बॉडी कलर, यानी टोटल नंबर ऑफ कैपिटल बीज या टोटल नंबर ऑफ स्मॉल बीज अगर आप काउंट करेंगे, सो दिस बिकम्स द जीन और अलील फ्रीक्वेंसी. सो कैन यू काउंट हाउ मेनी कैपिटल बीज आर प्रेजेंट इन दिस पॉपुलेशन? इसको आप काउंट कर सकते हैं? दिस इज वेरी इजी. आप इसको कैसे काउंट करेंगे जरा देखिए. देखो बेटे, यहां पर आपको ये जो स्टॉक नजर आ रहा है, कैपिटल बी जीनोटाइप वाला स्टॉक, इसका टोटल नंबर है आपके पास 320, एंड ईच इंडिविजुअल इन दिस स्टॉक possesses हाउ मेनी कैपिटल बी? 2 कैपिटल बीज. इसका मतलब है इस पूरे ग्रुप के अंदर जो 320 का पूरा ग्रुप है, इसमें कितने कैपिटल बीज मौजूद होंगे? जबकि हर इंडिविजुअल में 2 हैं, तो टोटल इस 320 इंडिविजुअल्स के इस स्टॉक में टोटल कैपिटल बीज कितने होंगे? ऑब्वियसली 640 होंगे, क्योंकि हर एक के पास 2 हैं, तो 320 इंडिविजुअल्स में ये कितने कैपिटल बीज मौजूद होंगे? 640 होंगे. समझ आ गई बात? अच्छा, इसके अलावा आपको कैपिटल बी और कहां पे मिलेगा? तो कैपिटल बी आपको इस ग्रुप में भी मिलेगा. यहां पर हर इंडिविजुअल में एक कैपिटल बी है, दूसरा स्मॉल बी है, ठीक है, और इंडिविजुअल्स की तादाद है 160. लिहाजा यहां पर इस 160 हाँ जी 160 इंडिविजुअल्स के इस ग्रुप के अंदर 160 कैपिटल बीज आपको मिलेंगे.
क्या आपको इस स्टॉक के अंदर भी कैपिटल बी मिलेगा? नो, यहां पर जितने भी अफराद मौजूद हैं, जितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, सबके पास स्मॉल बी मौजूद है, कैपिटल बी किसी के पास नहीं है। इसका मतलब कैपिटल बी 640 हमें यहां से मिले और 160 यहां से मिले। 640 प्लस 160 ये कितने हो गए? ये जो कैपिटल बी था यानी डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी, दैट इज कैपिटल बी, तो इसकी तादाद कितनी हो गई? इसकी तादाद 640 प्लस 160, तो टोटल किया तो हमारे पास आ गया नंबर 800। सो 800 इज द डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी, ये डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी है। सिमिलरली अगर आप रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी को काउंट करें, रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल बी को काउंट करें, तो स्मॉल बी आपको ये 320 वाले इस स्टॉक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्मॉल बी ये 160 वाले इस ग्रुप के अंदर मौजूद है। यहां पर हर एक इंडिविजुअल में एक स्मॉल बी मौजूद है और इंडिविजुअल्स की तादाद 160, इसका मतलब 160 स्मॉल बीज यहां पर हैं और यहां पर हर एक के अंदर 2 स्मॉल बीज हैं, जबकि इंडिविजुअल्स 20 हैं, यानी 40 स्मॉल बीज यहां पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 160 प्लस 40, तो आपके पास 200 स्मॉल बीज कलेक्ट हो गए। और अगर आप इन दोनों को सम अप करें तो ये कितना बन जाता है? दिस इज 1000। तो व्हाट इज दिस 1000? दिस 1000 इज एक्चुअली द जीन पूल। दिस इज जीन पूल। नाउ व्हाट इज जीन पूल? ये टर्म भी जरा क्लियर कर लें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीन फ्रीक्वेंसी एंड द जीन पूल? देखो, ये जो जीन फ्रीक्वेंसी होती है ना, जीन फ्रीक्वेंसी, वो किसी भी एक फिनोटाइप, किसी एक ट्रेट की जितनी भी फिनोटाइप्स है ना, तो उसमें से किसी एक फिनोटाइप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके टोटल नंबर को जीन या लील फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। मसलन जैसे हमने कहा कि ये जो जीन फ्रीक्वेंसी है किसी डोमिनेंट जीन की फॉर द बॉडी कलर वो है 800 और किसी रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी फॉर द बॉडी कलर वो है 200। तो ये तो थी जीन फ्रीक्वेंसी, जबकि जीन पूल इज द सम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज। जितनी भी जीन फ्रीक्वेंसीज किसी एक ट्रेट से ताल्लुक रखती हैं, किसी एक लोकस से इसका रिलेशन है, उन सब के सम को जीन पूल कहा जाता है। यानी इसको दूसरे लफ्जों में हम यू डिफाइन करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ ऑल द जीन्स और अलील्स फॉर ऑल द फिनोटाइप्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट जैसे बॉडी कलर, उसके लिए जितने भी फिनोटाइप्स हैं, उसके जितने भी डिफरेंट जीन्स हैं, उन सब का टोटल नंबर ये जीन पूल कहलाएगा। सही? तो इसको कहते हैं जीन पूल ऑफ अ ट्रेट, किसी एक ट्रेट का जीन पूल है। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि जीन पूल ऑफ बॉडी कलर कितने जीन्स पर मुश्तमिल है भाई? तो आप कहेंगे जीन पूल ऑफ बॉडी कलर कंसिस्ट ऑफ 1000 जीन्स इन दिस पॉपुलेशन। आपने एक बात पे गौर किया कि एक्चुअली जीन पूल और पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने यहां पर किसको कहा था? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन को। तो इसमें आपको क्या रिलेशन नजर आ रहा है इन दोनों के अंदर? तो एक्चुअली जीन पूल इज डबल टू द पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको अभी क्वेश्चंस के अंदर ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें आपको पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन है, जीन पूल आपने फौरन अज्यूम कर लेना उससे डबल होगा। अगर किसी जगह पर आपको जीन पूल किसी ट्रेड का दे दिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी उसने नहीं बताई, तो आप वो फौरन कंक्लूड करेंगे उसको 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और यहां पर एक और बात याद रखो कि जैसे आप ये जितने भी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज उनको सम अप करेंगे तो ऐसी सूरत में क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। दिस 500 इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी sum of all gene frequencies for a particular trait constitute the gene pool and sum of all genotype frequencies for a particular trait constitute the population density। तो ये आपने आइडियाज यहाँ पे याद रखने हैं। अच्छा, मजीद यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को और इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे आपको अभी मैंने ये पॉपुलेशन का पूरा एक आइडिया यहाँ पे शो किया है, तो इसमें मुझे बताइए कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इस पॉपुलेशन के अंदर, इनके अंदर जो मेटिंग परफॉर्म होगी वो किस किस्म की मेटिंग होगी? यानी मेटिंग इनके दरमियान रैंडम होगी या नॉन रैंडम मेटिंग होगी? मेटिंग से मतलब है मैरिजेस। ठीक है, जैसे ह्यूमन में हम वर्ड मैरिजेस यूज करते हैं, एनिमल्स के केस में क्रॉसेस, प्लांट्स के केस में क्रॉसेस वर्ड आप यूज कर सकते हैं, या एनिमल्स में मेटिंग वर्ड भी यूज किया जाता है। तो ये जो मेटिंग्स होती हैं 2 किस्म की होती हैं। वन ऑफ देम आर कॉल्ड रैंडम मेटिंग्स, रैंडम, और दूसरी नॉन रैंडम।
तो मैंने पूछा है कि ज़्यादा कॉमन मेथड कौन सा होगा, ज़रा गौर कीजिएगा। नॉन रैंडम। देखो रैंडम मीटिंग का मतलब क्या होगा? रैंडम मीटिंग का मतलब है कि अगर सपोज करो ये पॉपुलेशन है कोई और इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, अगर यहाँ पर मीटिंग का इक्वल चांस तमाम इंडिविजुअल्स को मिल रहा है कि इस कोने पर मौजूद इंडिविजुअल इस कोने वाले के साथ भी इक्वली मेट करने की सलाहियत रखता है और इसी तरह से ये इधर भी मेट कर रहा है और ये इधर मेट कर रहा है, ये इधर, यानी इस तरह की जो मीटिंग होगी उसको कहा जाएगा रैंडम मीटिंग। यानी एवरी इंडिविजुअल हैज़ कैपेसिटी टू मेट विद एनी अदर इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, इसको रैंडम मीटिंग कहा जाता है। और नॉन रैंडम किसको कहते हैं? नॉन रैंडम का मतलब है कि इस पूरी पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल के साथ मेट नहीं करेगा, बल्कि कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स आपस में मेट करेंगे, कोई दूसरे आपस में मेट करेंगे, कोई तीसरे आपस में मेट करेंगे। तो ये वाली जो मीटिंग्स होंगी ये क्या कहलाएंगी? नॉन रैंडम। अब बताओ किसी नेचुरल पॉपुलेशन में कौन से वाली मीटिंग कॉमन है? रैंडम मीटिंग ज्यादा कॉमन है या नॉन रैंडम मीटिंग ज्यादा कॉमन है? तो नॉर्मली बेटे नॉन रैंडम। देखो ये जो हमारी मैरिजेस होती है, अगर हम इंसानों के हवाले से बात करें तो अक्सर हमारी ये जो मैरिजेस होती हैं विद इन फैमिली, तो आप देख रहे हैं कि ये चंद अफराद हैं जो आपस में मीटिंग कर रहे हैं और दूसरे चंद अफराद हैं वो आपस में कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल यूं रैंडमली मीटिंग्स हो रही हैं। और इसी तरह से ना एनिमल्स बहुत यूं रैंडमली मीटिंग कर रहे होते हैं। तो आमतौर पर किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन में रैंडम मीटिंग नहीं होती। कौन सी मीटिंग्स होती हैं? नॉन रैंडम। अब उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि इस पूरी पॉपुलेशन में ड्यू टू दिस नॉन रैंडम मीटिंग, यानी कुछ इंडिविजुअल्स आपस में मीट करें कुछ आपस में, तो इससे कुछ जीनोटाइप्स का प्रोपोर्शन बढ़ेगा और कुछ का कम हो जाएगा। मसलन नॉन रैंडम मीटिंग कौन से जीनोटाइप्स को प्रमोट करती हैं? तो एक्चुअली नॉन रैंडम मीटिंग्स प्रमोट द होमोजाइगस जीनोटाइप। ये किसको प्रमोट करती हैं? प्रमोट द होमोजाइगस जीनोटाइप। इसकी वजह से होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। प्रमोट द होमोजाइगस जीनोटाइप्स। हेट्रोजाइगस का जो प्रोपोर्शन है वो लेसन होगा, कम होगा ड्यू टू दिस नॉन रैंडम मीटिंग। और इस तरह से बताओ कि वो जो डाटा था पॉपुलेशन का जिसमें हमने जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज और जीन फ्रीक्वेंसीज की बात की थी, तो वो डाटा अल्टर होगा बिकॉज ऑफ दिस नॉन रैंडम मीटिंग। क्या समझते हैं? इफ द होमोजाइगस जीनोटाइप्स विल बिकम प्रोमोटेड इन द पॉपुलेशन और हेट्रोजाइगस कम होती जाएंगी, तो क्या ये जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज और जीन फ्रीक्वेंसीज हैं उनके अंदर चेंज इसकी वजह से एक्सपेक्टेड है या नहीं है? बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। चेंज इसकी वजह से बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ये चेंज उस सूरत में एक्सपेक्टेड ना हो अगर रैंडम मीटिंग्स हो रही हो। और मैंने आपको अभी समझाया है कि रैंडम मीटिंग पॉसिबल नहीं है। रैंडम मीटिंग का मैं आपको कंसेप्ट समझाया है कि हर इंडिविजुअल हर दूसरे इंडिविजुअल के साथ मेट कर रहा हो। दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। नेचर के अंदर जो मीटिंग्स होंगी वो नॉन रैंडम होंगी, सही है, वो इस तरह रैंडम नहीं होंगी, नॉन रैंडम मीटिंग्स होंगी। और नॉन रैंडम मीटिंग से जब किसी एक किस्म की जीनोटाइप का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है और दूसरे का कम हो रहा है, तो ये देखो ये डाटा डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी या नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगी, सही। और इसमें देखो अगर ये पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी है तो साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर ये साइज पॉपुलेशन का बहुत बड़ा है, साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो ऐसी सूरत में इफेक्ट बहुत कम आता होता है। लेकिन पॉपुलेशन का साइज अगर छोटा हो तो इफेक्ट बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होगा। तो लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज है वो इतना प्रोमिनेंट चेंज नहीं आएगा। देखो अगर कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन उसमें चंद अफराद ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होगी, तो क्या वो बड़ी कंसिडरेबल चेंज होगा? या स्मॉल पॉपुलेशन है बहुत छोटे साइज की, यानी उसमें कम अफराद मौजूद हैं, तो उसके अंदर अगर चंद इंडिविजुअल्स में ये चेंजिंग आएगी तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज होगा। तो किस तरह की पॉपुलेशन में जो चेंज है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, लार्ज पॉपुलेशन में या स्मॉल पॉपुलेशन में?
स्मॉल स्मॉल पॉपुलेशन में जो चेंज है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, लार्ज में लेस सिग्निफिकेंट होता है। और नेचर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी आपको पॉपुलेशंस मिलेंगी ऑर्गेनिजम्स की, तो वो पॉपुलेशन ज़्यादातर आपको स्मॉल पॉपुलेशन मिलेंगी, लार्ज पॉपुलेशंस नहीं मिलेंगी। तो जो स्मॉल पॉपुलेशंस होती हैं उनके अंदर ये जो भी चेंज आएगा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंज होगा। ठीक है, अगर हम ये कहें कि भाई सारी दुनिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर रह रही है, इकट्ठी रह रही है, तो फिर वो जो चेंज है वो लेस कंसिडरेबल चेंज होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना, छोटी छोटी पॉपुलेशंस में लोग बिखरे पड़े हैं पूरी दुनिया में, तो इस तरह से जो चेंज है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट महसूस हो रहा होता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ यहाँ पे मुलाहिजा कीजिए, म्यूटेशन। तो आपको म्यूटेशन के हवाले से क्या लगता है? म्यूटेशन इज़ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, और म्यूटेशन ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस, और हम खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं म्यूटेशन में। चले हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की ही बात कर लें, जो खुद ब खुद हो जाती है। उसके कई एक फैक्टर्स हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में एरर्स की वजह से म्यूटेशन हो सकती है, या फिर ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन है उसकी वजह से, या फिर केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। हम डेली डाइट में या फिर एयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनहेल कर रहे होते हैं या खा रहे होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो क्या इन म्यूटेशंस की वजह से ये जो जीनोटाइप और जीन फ्रिक्वेंसीज उसमें चेंज आ सकता है म्यूटेशन की वजह से? म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? असल में म्यूटेशन की वजह से जो एक एग्जिस्टिंग जीन है उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग आती है, और उससे उसका एक अल्टरनेटिव जीन राइज हो जाता है जिसको हम अलील कहते हैं। जैसे देखो, ये ब्लड ग्रुप को ले लें, तो ब्लड ग्रुप के आपने एबीओ ब्लड ग्रुप के 3 अलील्स देखे ना, एक आई ए और एक आई बी और एक स्मॉल आई। ठीक है, ये 3 हैं, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में इनमें से कितने होते हैं एक वक्त में? क्या बताया था आप लोगों को? एक वक्त में इन तीनों में से कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, या तो आई ए आई बी के साथ होगा, या आई ए स्मॉल आई के साथ होगा, या आई ए के साथ होगा। तो एक इंडिविजुअल में से 2 होंगे। तो अब जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग होंगे अर्थ के ऊपर, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम मानते हैं कि पहले ह्यूमन बीइंग थे अर्थ के ऊपर, तो उनके अंदर जाहिर है कि ये तीनों तो इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे, उनके अंदर इनमें से कोई 2 होंगे, और हो सकता है उनके अंदर सिर्फ ये आई ए हो, यानी उनका ब्लड ग्रुप ए हो, और ये सिर्फ एक ही जीन उस लोकस में मौजूद है। तो बाकी फिर कहां से आगे? बाकी डेफिनेटली आगे म्यूटेशन हुई होंगी आने वाली जनरेशन्स के अंदर, जिसकी वजह से ये एक नया अलील वजूद में आया, मजीद म्यूटेशन से एक नया। तो अब तक ये 3 ही अलील अब तक दरियाफ्त हुए हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं। मजीद म्यूटेशन के नतीजे में यहाँ पर चौथा अलील भी डेवलप होने का चांस है। तो मतलब कहने का यह है कि म्यूटेशन की वजह से न्यू अलील्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, इट लीड्स टू ओरिजिन ऑफ न्यू अलील्स। और जब न्यू अलील्स ओरिजिनेट होंगे तो जो पॉपुलेशन का डाटा था जीनोटाइप और अलील फ्रीक्वेंसीज का, वो अल्टर होगा, उसमें चेंज आएगा इसकी वजह से या नहीं आएगा? यकीनन आएगा। तो अगर म्यूटेशन की जैसे चेंज आता है, तो क्या आप म्यूटेशन को खुद से रोक सकते हैं? आप ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि नेचुरल पॉपुलेशन में म्यूटेशन बिल्कुल ना हो? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जितनी नेचुरल पॉपुलेशंस हैं वो लाजमी म्यूटेशन शो करती हैं, और ये जो डाटा है जीनोटाइप और जीन फ्रीक्वेंसीज का, उसमें चेंज ज़रूर आता है। समझ गए? अच्छा, फिर इसी तरह से मज़ीद इसमें कुछ फैक्टर्स हम नोट कर लेते हैं जो जीनोटाइप और जीन फ्रीक्वेंसीज को अल्टर करते हैं। मसलन उसमें माइग्रेशंस 2 किस्म की होती है ना। माइग्रेशन में वन ऑफ देम इज कॉल्ड, ई से हम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एमिग्रेशन, और दूसरे को क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। क्या फर्क होता है? इमिग्रेशन दरअसल ये इनवर्ड मूवमेंट है, इनवर्ड, यानी किसी एक पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो उसके अंदर, सपोज ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। तो अगर कोई बाहर से इधर आएगा तो ये दरअसल इमिग्रेशन है,
ये ईज है। और अगर कोई यहां से बाहर जाएगा तो इसको इमिग्रेशन कहेंगे, इमिग्रेंट्स जो बाहर जाने वाले लोग हैं, ठीक है, और एमिग्रेंट्स जो अंदर आने वाले लोग हैं। ये दो तरह की माइग्रेशंस हैं। अच्छा, जब ये माइग्रेशंस होंगी तो इनके साथ उन इंडिविजुअल्स के जीन्स भी चले जाएंगे पॉपुलेशन से, या पॉपुलेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह से जीन का फ्लो होगा। माइग्रेशन एंड जीन फ्लो ये इंटर रिलेटेड चीजें। जीन फ्लो, व्हाट इज जीन फ्लो? द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन का मुंतकिल हो जाना। और ये जीन कैसे मुंतकिल होते हैं भाई? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। जाहिर जीन को खुद तो कोई पाँव नहीं लगे होते ना कि वो मूव करके चले जाएं, वो लाजमी इंडिविजुअल्स के जरिए ही जाएंगे। तो इस तरह से जब ये माइग्रेशंस होंगी तो इन माइग्रेशंस की वजह से जीन्स भी फ्लो करेंगे। लिहाजा इन जीन्स के फ्लो करने से क्या जेनेटिक डाटा अल्टर होगा या नहीं होगा? क्या उसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज और जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा माइग्रेशंस की वजह से? यकीनन आएगा। और क्या आप किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन पर यह पाबंदी लगा सकते हैं कि वहां पर माइग्रेशंस ना हो? चले, इंसानों पर आप ये वीजे वाली पाबंदियां लगा सकते हो, लेकिन इसके बावजूद कई लोग इधर उधर फिर भी चले जाते हैं गलत किस्म के पासवर्ड बनवा के। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके ऊपर आप कैसे पाबंदी लगाओगे, या प्लांट्स पे कैसे पाबंदी लगाओगे? ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, कभी वो बर्ड्स उड़ के उधर जा रहे होते हैं इंडिया में और कभी वो उधर से यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ये हमको इस तरह से माइग्रेशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। तो जो भी नेचुरल पॉपुलेशन है वहाँ माइग्रेशन होती हैं जिससे ये चेंज आता है, ठीक है। तो ये भी फैक्टर है जो जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को चेंज करता है। और फिर इसी तरह से सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन क्या होता है कि जब आप चंद इंडिविजुअल्स को नेक्स्ट जनरेशन बनाने का मौका देंगे, ये सिलेक्शन कहलाएगा। जैसे किसी इदारे में किसी कोई जॉब अनाउंस होती है तो उसमें जॉब में हम कुछ इंडिविजुअल को यूं मौका देते हैं ना कि वो उस जॉब को इख्तियार करे, वो भी एक किस्म का सिलेक्शन है। तो इसी तरह यहाँ पर सिलेक्शन, बायोलॉजी में हम सिलेक्शन किसको कह रहे हैं कि अगर एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं और उनमें से चंद इंडिविजुअल्स को मौका मिल रहा है अगली जनरेशन बनाने का, इसका मतलब दे आर सिलेक्टेड। तो ये कौन सी सिलेक्शन कहलाती है? नेचुरल सिलेक्शन। अगर खुद ब खुद हो रही है नेचुरल सिलेक्शन, यानी उनमें कुछ इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और कुछ वैसे ही बीमारियों की वजह से अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिला। तो ये कौन सी सिलेक्शन है? नेचुरल। लेकिन एक मैन मेड सिलेक्शन भी होती है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी हम ना चाहते हुए भी कुछ इंडिविजुअल्स को आगे मौका देते हैं और कुछ को मार देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये कई एक कीड़े मकोड़े, उनको हम मार देते हैं और कुछ जानवरों को हम रख लेते हैं, उनको नहीं मारते। तो ये किस्म की आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। तो नेचुरल सिलेक्शन हो या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, इन बोथ केसेस जीनोटाइप और जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी, यकीनन होंगी। और क्या ये सिलेक्शन को रोका जा सकता है कि भाई ये सिलेक्शन ना हो? यानी जितने इंडिविजुअल पॉपुलेशन मौजूद हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस करें और अगली जनरेशन बनाएं? ऐसा मुमकिन नहीं है। उनमें तमाम इंडिविजुअल्स इक्वली रिप्रोडक्टिवली कैपेबल नहीं होते अगली जनरेशन बनाने के लिए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन ने होना ही होना होता है। तो इस वजह से चेंज इन जीनोटाइप एंड जीन फ्रीक्वेंसीज लाजमी आएगा। और आखिरी एक और फैक्टर यहां पे हम पॉइंट आउट करेंगे, दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है लॉस ऑफ जीन्स बाय चांस। कुछ जीन्स का लॉस बाय चांस कुछ जीन्स अगर पॉपुलेशन में लॉस हो जाए, लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम पॉपुलेशन बाय चांस। क्या मतलब है भाई? बाय चांस जीन्स का लॉस कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली ये चांस के जरिए जीन का लॉस ऐसे होगा कि अगर कोई आफत आ जाए, जैसे आजकल सैलाब आया हुआ है, तो उस सैलाब के दौरान कई एक अफराद मारे गए, तो क्या ये ज़रूरी है कि उस सैलाब में जो अफराद मारे गए वो बड़े कमज़ोर थे तो इस वजह से मर गए? हो सकता है कि उनमें बड़े कुछ ताकतवर और बड़े हेल्दी इंडिविजुअल्स भी थे जो कि
लुकमा अजल बन गए उस सैलाब के अंदर, वो उनको बहा ले गया। हालांकि वो बड़ी ताकत रखते थे और उनके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो रिप्रोड्यूस करते और अपनी अगली जनरेशन बनाते, लेकिन ऐसा ना हुआ और सैलाब आया और उनको बहा ले गया। इसी तरह से आप देखिए, आप चलते फिरते आप यूं नीचे कदम रख रहे होते हैं तो आपके कदमों के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आके मर जाते हैं। तो वो जितने कीड़े मकोड़े कदमों के नीचे आके मर रहे हैं, क्या वो वीक थे? उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो अगली जनरेशन बना पाते हैं? यकीनन कैपेसिटी होगी, कई मोटे ताज़े कीड़े मकोड़े हैं और उनके अंदर बड़ा पोटेंशियल था रिप्रोड्यूस करने का, लेकिन वो आपके पैरों के नीचे आके कुचले गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे अर्थक्वेक आ जाए या इस तरह की बड़ी कोई आफात आ जाए, तो ऐसी सूरत में किसी एक पॉपुलेशन में से बाय चांस ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स मर जाते हैं, और वो जो इंडिविजुअल्स मर जाते हैं ना, वो अनलकी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके जीन्स अगली जनरेशन को कंट्रीब्यूट नहीं होते, इस तरह से उनके जीन्स लॉस हो जाते हैं। तो क्या हम किसी पॉपुलेशन में ये पाबंदी लगा सकते हैं कि वहां पर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, वहां पर ये इस तरह से बाय चांस जीन्स का लॉस ना हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसकी वजह से भी चेंज आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो इफेक्ट्स होते हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, और दूसरे इफेक्ट को कहते हैं, द सेकेंड इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट। अच्छा, ये बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट, इसमें क्या फर्क है? देखो, तो इसमें देखो फर्क ये है, बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट, जैसे किसी पॉपुलेशन में से चंद इंडिविजुअल्स किसी कैटास्ट्रॉफी की वजह से, आफत की वजह से मारे गए, तो चंद एक इंडिविजुअल्स रह गए। अब वो जो चंद इंडिविजुअल्स रह गए, अब सिर्फ उनके जो जीनोटाइप्स और जीन्स थे उनसे एक अलग पॉपुलेशन बनेगी। तो ये जो रिडक्शन हुई है ना, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये बॉटल नेक इफेक्ट है। रिडक्शन, दिस रिडक्शन इन साइज ऑफ पॉपुलेशन with some specific genotypes, with some specific genotypes, सारे जीनोटाइप्स उसमें नहीं आएंगे, स्पेसिफिक जीनोटाइप्स। मिसाल के तौर पर जैसे एक पॉपुलेशन के अंदर ये 3 तरह के जीनोटाइप्स थे, ठीक है, ये 3 तरह के जीनोटाइप्स, तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि ये जो 2 थे ना, ये मारे गए, सिर्फ ये रह गए। तो ये जो पॉपुलेशन के साइज में रिडक्शन आया है ड्यू टू एनी नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, और ऐसी सूरत में चंद एक इंडिविजुअल्स बच गए that have certain specific genotype. This reduction in the size of the population is called bottleneck effect. जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ये bottleneck effect डेवलप होता है कि पॉपुलेशन का साइज सुकड़ जाता है और उसमें कुछ स्पेसिफिक जीनोटाइप रह जाते हैं और कुछ खास जीनोटाइप लॉस हो जाते हैं। अच्छा, फाउंडर इफेक्ट क्या होगा? फाउंडर इफेक्ट ये होगा कि इस जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से अब वो जो चंद एक इंडिविजुअल बच गए हैं, अब वो अगली जनरेशन बनाएंगे और उससे अगली जनरेशन, तो ये देखो, ये वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे, इनसे जो अगली जनरेशन बनेगी वो सारी की सारी वो होमोजाइगस ही होगी। तो इसको कहा जाएगा फाउंडर इफेक्ट, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद जो एक नई पॉपुलेशन स्टैब्लिश होती है उसमें वो फाउंडर इफेक्ट झलक रहा होता है। तो इस बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट की वजह से वो जो ओरिजिनल डाटा था पॉपुलेशन का, उसमें डिस्टर्बेंस तो आई है, और जब डिस्टर्बेंस आई है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन है इवॉल्व होने की तरफ जा रही है। तो ये सारे अपने फैक्टर्स याद रखने हैं, ये सारे फैक्टर्स, ये यहाँ पर इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है वर्डिंग के अंदर, ठीक है। वर्डिंग आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद पढ़ लीजिएगा, यही सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो जीनोटाइप और जीन फ्रीक्वेंसीज को अल्टर करते हैं, सही है, और इन्हीं को हम कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। मसलन जब ये फैक्टर्स असरअंदाज ना हो तो उसको कहेंगे कि कंडीशंस आर स्टेबल। मसलन जैसे रिप्रोडक्शन मस्ट बी टोटली रैंडम, और मैंने अभी समझाया कि रैंडम हो नहीं सकती। वो कहता है कि अगर ये टोटली रैंडम हो जाए तो ये स्टेबल कंडीशन होगी, फिर कोई चेंज नहीं आना। कहता देयर मस्ट बी नो जीन फ्लो, यानी जीन फ्लो ना होने का मतलब है कि माइग्रेशंस नहीं होनी, जबकि पॉसिबल ही नहीं है यो। अच्छा, फिर वो कहता है पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज। मैंने अभी समझाया कि पॉपुलेशन आमतौर पर छोटी छोटी होती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं होती है। तो कहते हैं पॉपुलेशन मस्ट बी लार्ज, और देयर मस्ट बी नो म्यूटेशन,
ऐसा हो ही नहीं सकता, म्यूटेशन तो लाजमी होनी है। एंड देयर मस्ट बी नो सिलेक्शन भी ना हो। और कहता अगर ये सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं किसी पॉपुलेशन में और वो पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबल है, तो ऐसी सूरत में फिर बोथ रेशोज एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऐसी सूरत में फिर कोई चेंज नहीं आएगा। और कोई चेंज ना आने का मतलब क्या है, फिर एवोल्यूशन नहीं होगी। जबकि आपको ये समझाया है कि भाई ये वाली जो कंडीशंस है ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये किसी नेचुरल पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रही हो। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है चेंज लाजमी आता है, और जब चेंज आता है तो इसका मतलब है फिर एवोल्यूशन लाजमी होती है। तो इस तरह से ये हार्डी विनबर्ग ने यूं बड़ा घुमा फिरा के इस बात को साबित करने की कोशिश की कि एवोल्यूशन एक हकीकत है और ये लाजमी हो रही है। ठीक है। अच्छा, हार्डी विनबर्ग ने यूं ज़बानी कलामी ये सारी बातें नहीं की, अगरचे ये बातें भी बड़ी इंप्रेसिव थी जो इन्होंने की, लेकिन इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल पेश किया जिसके ज़रिए इन्होंने साबित करने की कोशिश की कि देखो अगर ये कंडीशन स्टेबल हो, फ़र्ज़ कर लें, तो ऐसी सूरत में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो वो इन्होंने जो मैथमेटिकल मॉडल पेश किया था वो मॉडल क्या था उसको हम थोड़ा समझते हैं। अच्छा, उस मॉडल को समझने से पहले एक और टर्म यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते चलते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है फिक्स्ड जीन का। फिक्स्ड जीन किसे कहते हैं? फिक्स्ड जीन का मतलब ये होता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में किसी ट्रेट में कोई जीन के हवाले से सारे इंडिविजुअल होमोजाइगस हों, मसलन यहाँ पर दो जीन्स थे ना, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी, तो अगर सारे इंडिविजुअल कैपिटल बी पर होमोजाइगस जीनोटाइप रखते होते, यानी ऐसे इंडिविजुअल होते सारे के सारे ये कैपिटल बी टाइप का होमोजाइगस जीनोटाइप रखते होते, कोई दूसरा ना होता, तो फिर हम कहते हैं कि कैपिटल बी इज फिक्स्ड इन दिस पॉपुलेशन। अगर स्मॉल बी के लिए सारे इंडिविजुअल होमोजाइगस होते हैं, यानी सबका जीनोटाइप ये स्मॉल बी वाला होता, सब इंडिविजुअल्स का इस पॉपुलेशन में, फिर हम कहते हैं कि स्मॉल बी इज फिक्स्ड इन दिस पॉपुलेशन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फिक्स्ड जीन। लेकिन इस वक्त बताइए, ये जो गिवन पॉपुलेशन आपको मैंने शो की है, इस गिवन पॉपुलेशन के अंदर कौन सा जीन फिक्स्ड है, कैपिटल बी या स्मॉल बी, या बोथ ऑफ देम आर फिक्स्ड, या नन ऑफ देम इज फिक्स्ड? तो एक्चुअली बेटे नन ऑफ देम इज फिक्स्ड। मैंने अभी समझाया जी बेटा। सर ये जो कैपिटल है ना वो तो दोनों हो सकते हैं, स्मॉल तो हमेशा वही होगा होमोजाइगस। बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने आपको ये बताया है कि अगर सारे इंडिविजुअल पॉपुलेशन के कैपिटल बी जीन के लिहाज से होमोजाइगस होते हैं, यानी ये वाला जो आपको जीनोटाइप नजर आ रहा है, अगर सारे अफराद सारे इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन के इस तरह का जीनोटाइप रखते, कोई और जीनोटाइप ना होता, तो फिर हम कहते हैं कि कैपिटल बी फिक्स्ड है। यहाँ पर अगर किसी जगह पर सारे इंडिविजुअल स्मॉल बी वाले होते, कोई दूसरा जीनोटाइप ना होता इस पूरी पॉपुलेशन में, तो हम कहते हैं कि स्मॉल बी इज फिक्स्ड। लेकिन आपको इस पॉपुलेशन में ये स्मॉल बी वाले इंडिविजुअल भी नजर आ रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी भी नजर आ रहा है, ये कैपिटल, तो इस वक्त तो कोई भी जीन आपको फिक्स होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मेरी बात समझें आप कि नो जीन इज फिक्स्ड इन दिस पॉपुलेशन राइट नाउ। और ये फिक्स जीन वाली जो कंडीशन है, क्या ये पॉसिबल है किसी नेचुरल पॉपुलेशन में? आप जरा अंदाजा कीजिए कि किसी नेचुरल पॉपुलेशन में ऐसा मुमकिन होगा कि पूरी पॉपुलेशन किसी जीन के लिए होमोजाइगस हो, उसमें कोई हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल मौजूद ही ना हो, या दूसरी कोई अल्टरनेटिव जीनोटाइप मौजूद ही ना हो? सो दिस इज वेरी रेयर। तो नॉर्मली जीन्स फिक्स नहीं होते। अगर जीन फिक्स हो जाए तो फिर एवोल्यूशन नहीं हो पाएगी उसके अंदर, वो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिक्स जीन मैंने समझाया कि वो नहीं होते आमतौर पर। अच्छा, तो अब देखो इसमें एक और पॉइंट का भी ख्याल रखना है। ये जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 डिफरेंट वेज। ये जो मैंने बताया ना, ये नंबर्स की फॉर्म में फ्रीक्वेंसीज की रिप्रेजेंटेशन थी, नंबर्स की फॉर्म में। एक और तरीका होता है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। मसलन ये 320 व्हाट परसेंट ऑफ द 500, तो हम परसेंटेज काउंट करें तो ये 64% बनेगा।
और तीसरा तरीका होता है डेसिमल्स की फॉर्म में, यानी ये 64% को पॉइंट्स की शक्ल में लिखा जाए डेसिमल की शक्ल में, तो ये 0.64 बनेगा। तो फ्रीक्वेंसीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, नंबर्स, परसेंटेजेस और द डेसिमल्स। तो आपने इस पे भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब जरा देखो हार्डी वेनबर्ग ने जो मैथमेटिकल मॉडल पेश किया था वो क्या था। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर 2 तरह की इक्वेशंस उसने प्रोवाइड की हैं। उसने एक इक्वेशन प्रोवाइड की है, इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये इसने प्रोवाइड की है दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हम मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी मजीद 2 डेरिवेटिव इक्वेशंस हैं, इनमें से एक डेरिवेटिव इक्वेशन होगी 1 इज द P इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम Q को उठा के इधर ले जाएं तो ऐसी सूरत में 1 माइनस Q ये P के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इसकी दूसरी ड्राइव्ड इक्वेशन क्या होगी, द सेकेंड ड्राइव्ड इक्वेशन विल बी Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। असल में यहां पर P किसको हमने कहा है, वेयर P represents the dominant gene frequency, dominant gene frequency। ये dominant gene frequency को represent कर रहा है इस वक्त P। और जबकि Q किसको represent कर रहा है, the recessive gene frequency। ये बड़े काम की चीजें जो अभी मैं बता रहा हूं, इनको याद रखना है, MCQs में ये पूछी जानी है। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी को, Q रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी को, और इस फार्मूले के अंदर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा गेस करें। मैंने अभी आपको समझाया था कि दोनों जो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसीज का सम होता है वो किसके बराबर होता है, द सम ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, वो ये 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, नहीं बेटे, जीन पूल को, इट रिप्रेजेंट्स द जीन पूल। ये देखो अभी मैंने पीछे जो आपको ये सारी एग्जांपल कवर करवाई है, तो उसमें ये डोमिनेंट जीन फ्रीक्वेंसी, रिसेसिव जीन फ्रीक्वेंसी, दोनों का सम किसके इक्विवेलेंट था, जीन पूल के। ठीक है, तो ये जीन पूल को इंडिकेट कर रहा है। दिस 1 इंडिकेट्स द जीन पूल ऑफ ट्रेट, ये ट्रेट के जीन पूल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये एक होगी इक्वेशन। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 एक बायनोमियल इक्वेशन है। ये बायनोमियल इक्वेशन, इसको आप P प्लस Q होल स्क्वायर कह सकते हैं, P प्लस Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या इसको अगर हम ओपन करें, इसको आप ओपन करके इस तरह से लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी जा सकती है। P प्लस Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या P स्क्वायर, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो इसकी एक्सपेंशन इस तरह से होगी, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जबकि यहां पर ये P स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर P स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगोट्स। ये जो डोमिनेंट होमोजाइगोट्स हैं, जैसे कैपिटल B, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द P स्क्वायर। समझ गए बात। जबकि 2PQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2PQ रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2PQ, एंड Q स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्मॉल b को, और ये कैपिटल B स्मॉल b को। क्लियर होगी बात। और इस इक्वेशन के अंदर बताइए 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले वाली इक्वेशन में तो 1 रिप्रेजेंट करता है जीन पूल को, लेकिन यहां पे जीन पूल नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, यहां पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, या इसको आप कह रहे हैं सम ऑफ ऑल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। ये सारी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को सम अप करें तो ये 1 बन जाएगा, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी।
ठीक है भाई। तो ये आपने जो कंपोनेंट से इन इक्वेशंस के उनका मीनिंग याद रखना है, ये एमसीक्यूज में बातें पूछी जाएंगी। अब देखो जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे उसमें जो बात आपसे पूछी जाए सिर्फ वही कैलकुलेट करनी है, पूरी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसलन आप इसको देखिए यहां पे, जीन पूल कंसिस्ट ऑफ ऑल अलील्स एट ऑल जीन लोसाई इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द फैमिली या स्पीशी या पॉपुलेशन या कम्युनिटी। जी पॉपुलेशन, गुड। तो पॉपुलेशन के अंदर किसी पर्टिकुलर ट्रेड के हवाले से तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर तमाम जो जीन्स हैं उनकी जो टोटल नंबर है उसको आप जीन पूल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन पी स्क्वेयर रिप्रेजेंट्स, जो पी स्क्वेयर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी समझाया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, या फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, या फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, या ऑल आर पॉसिबल। तो एक्चुअली देखो होमोजाइगस डोमिनेंट पी स्क्वेयर था ना, होमोजाइगस डोमिनेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो ए इज द राइट वन। होमोजाइगस रिसेसिव नहीं, वो क्यू होता है, सही। क्यू है। अच्छा, अब देखिए एक और सवाल यहाँ पे कि इन अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मंकीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील इज 0.1, देयर इज नो माइग्रेशन नो सिलेक्शन, यानी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये ऐसे सवाल फर्जी सवाल होते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं मुमकिन। अच्छा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील, assume that there are 2 alleles of this gene। तो अगर रिसेसिव जीन 0.1 है, रिसेसिव यानी स्मॉल ए, इट इज इक्वल टू 0.1, तो फिर ये जो कैपिटल ए होगा ये कितने के बराबर होगा, तो कैपिटल ए लाजमी तौर पर इसको 1 में से माइनस करें, इसको किस में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.1, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया 0.9, तो 0.9 के बराबर होगा। और परसेंटेज में 0.9 को क्या लिखते होते हैं, परसेंटेज में 0.9 को लिखेंगे 90%, तो 90% इज द राइट आंसर। आपने देखा यहां पर कोई फार्मूला आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो वो ये जो पूरी इक्वेशन है उसको आपने एज इट इज यूं अप्लाई नहीं करना, उसमें जो बात पूछी जाए सिर्फ उसको कंक्लूड करना है, तो ये इस तरह 90% यहां पर आ जाएगा। अच्छा, इन द इक्वेशन फॉर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 इन दिस इक्वेशन। देखो अभी मैंने आपसे कहा था, तो अब ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीनोटाइप्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन लोकस, या द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, या फ्रीक्वेंसीज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, या ऑल पॉसिबल फिनोटाइप्स इन द पॉपुलेशन। ऑल पॉसिबल फिनोटाइप्स यानी कितनी डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं, तमाम पॉसिबल फिनोटाइप्स, एक फिनोटाइप 2 3 वो इनको शो कर रही है, नहीं भाई, ये देखो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन लोकस। देखो ये डोमिनेंट होमोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, रिसेसिव होमोजाइगस, तो ये इन तमाम के सम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये आंसर बनेगा ए। जी बेटा, सर इसकी समझ नहीं आई सर, आपने कहा ना कि वो जितने भी फिनोटाइप्स हो ना वो इसके बारे में क्या है, मतलब कि डोमिनेंट रिसेसिव, तो ये तो उसमें आया ना, मतलब बेटा देखो जो फिनोटाइप्स है ना, ऑल पॉसिबल फिनोटाइप, तो देखो जैसे एक ट्रेड है उसकी पॉसिबल फिनोटाइप कितनी है, उसकी ट्रेड की 2 पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं, ठीक है। या अगर इसको दूसरे लफ्जों में लें कि तमाम जो ट्रेड्स हैं उनकी फिनोटाइप्स, तो ये तमाम ट्रेड्स की फिनोटाइप को भी नहीं शो कर रहा, तो ये तो जस्ट जो जीनोटाइप्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर जीन लोकस, उन जीनोटाइप्स के सम को इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसमें जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज ये इनसे रिप्रेजेंट हो रही हैं और उनका सम, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ये नोट भी करवाया है, तो ये 1 के लिए ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह से देखो ये इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स हैविंग कैपिटल A, small a or small a genotype, the frequency of individual having small a genotype is 0.04%. What is the total number of such individuals in the population? अभी जो हमने वो एक एग्जाम्पल कवर की थी ना, तो उसके अंदर जो रिसेसिव इंडिविजुअल्स थे वो जस्ट 40 थे, यानी 0.4% थे ना,
सॉरी 20 इंडिविजुअल्स थे, ये वाली जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल करवाई है। तो इसके अंदर ये देखो, ये 20 इंडिविजुअल्स से 0.04 इनकी फ्रीक्वेंसी थी। तो ये दरअसल सवाल इसके मुतालिक बना हुआ है। तो अगर ये 20 होंगे तो ऑब्वियसली फिर ये 160 और ये 320, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दिस केस वुड बी, जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इन द पॉपुलेशन, तो वो इंडिविजुअल्स की तादाद कितनी हो जाएगी? वो 500। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सच इंडिविजुअल्स? तो इसके टोटल नंबर सच इंडिविजुअल्स के 20 हैं। आपसे पॉपुलेशन के टोटल नंबर नहीं पूछा जा रहा, बल्कि आपसे सिर्फ इस जीनोटाइप का टोटल नंबर पूछा जा रहा है। तो वो टोटल नंबर इस जीनोटाइप का 20 बनेगा। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। तो इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन होते हैं। अभी हमारा इंशाल्लाह 10th वीकली टेस्ट होना है, उसके अंदर फिर ये इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपसे शेयर करेंगे, उसमें आपकी फिर ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आखिरी जो 10th वीकली टेस्ट है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे 2, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट होंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगले जो टेस्ट हैं उनके अंदर हमारी मुलाकात होगी। बाकी जो हमारा लेक्चर सीरीज़ थी ये MD कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यहाँ पर इन 50 लेक्चर्स पर आकर कंप्लीट होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.